हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। और आज हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने एडमिशन पढ़ा, रिटायरमेंट पढ़ा, डेथ पढ़ा, अब आप फाइनली पढ़ने जा रहे हो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म का विघटन, पार्टनरशिप फर्म को बंद कैसे करेंगे। आपको एक एक चीज अच्छे से समझाऊंगा, थियोरी हो, न्यूमेरिकल हो, जर्नल एंट्री हो, डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट्स हो, सब कुछ अच्छे से सिखाऊंगा। और मैं गारंटी लेता हूं कि इस पूरे के पूरे चैप्टर के लगभग 8 पार्ट्स में बनाऊंगा, लेकिन 8 के 8 पार्ट्स के अंदर इतने अच्छे से पूरा का पूरा डिसोल्यूशन कवर करा दूंगा कि सीयूईटी में बहुत क्वेश्चन आते हैं डिसोल्यूशन से। इस साल बहुत सारे क्वेश्चन सीयूईटी में आए थे और 12th में भी लगभग 6 to 8 मार्क्स का आना ही आना है, 6 से 8 नंबर तक का आना ही आना है, वो आपके पक्के हो जाएंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों बिल्कुल अलग अलग है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप पुरानी वाली खत्म हो गई, लेकिन साथ में नई पार्टनरशिप भी चलती है। लाइक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, लेकिन कंपनी चलती रहती है और नई पार्टनरशिप बन जाती है, सॉरी फर्म चलती रहती है। एडमिशन में ए और बी दो पार्टनर थे, उनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई, अब एक नई पार्टनरशिप बन गई ए, बी और सी की। सिमिलरली रिटायरमेंट में भी ए, बी, सी 3 पार्टनर्स थे, उनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई, बी के जाने के बाद ए और सी बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी खत्म हो गई, बिजनेस चलता रहता है। लेकिन मैं अब आपको जो पढ़ा रहा हूं वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो गई, यानी कि ए, बी, सी के बीच में किसी प्रकार का कोई भी रिलेशनशिप अब नहीं बचा है। एक कार एक्सीडेंट में तीनों की या 3 में से 2 की मौत हो गई तो अकेला पार्टनरशिप चला नहीं पाएगा, तो भी पार्टनरशिप फर्म को बंद करना है। क्या पार्टनरशिप फर्म को बंद करने का यही एक रीजन नहीं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हम पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देते हैं, अपने बिजनेस को खत्म कर देते हैं। अब रीजन कोई भी हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सभी केसेस में सेम होगा। तो रीजन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर बन सकता है, क्या क्या रीजन मैं बताऊंगा भी आपको, बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो अकाउंट्स हम लोगों को बनाने हैं, जो एंट्रीज हम लोगों को पास करनी, वो किसी भी केस में सेम ही होगा। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? क्लोजर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, बंद कर देना पार्टनरशिप फर्म, सीज टू एग्जिट, यानी कि बिल्कुल वाइंड अप कर देना। एंड द फर्म इज डिसॉल्व, फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, यानी कि विघटन हो गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39। अब ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन डीपली आजकल 12th में और सीयूईटी में दोनों में आता है। सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। एक फर्म के जितने भी पार्टनर्स है, उन पार्टनर्स के बीच किसी प्रकार का रिलेशनशिप नहीं रहा है और बिजनेस क्या हो गया? बंद हो गया। अच्छा, अगर बिजनेस बंद होगा, सेक्शन कौन सा बता दो? 39। तो बंद होने के कारण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है बाई म्यूचुअल अग्रीमेंट। भैया आपस में डिसाइड किया, दे म्यूचुअली डिसाइड कि चलो यार अब इस बिजनेस को हम लोग बंद कर देते हैं, राइट। या फिर बाई कंपल्सरी, जहां पे अनिवार्य है कि भैया आपका बिजनेस तो बंद होगा ही होगा। तो कब कब अनिवार्य होता है, कब कब कंपल्सरी हो जाता है? जब आपका बिजनेस अनलॉफुल हो जाए, भैया आपका बिजनेस जब इलीगल हो जाए, यानी कि अभी तक आप काम कर रहे थे वो बिजनेस लीगल था, सरकार ने डिक्लेयर कर दिया भैया वो ये वाला बिजनेस तो जी अब इलीगल हो गया, अब तो इसको बंद करना पड़ेगा, प्लास्टिक वगैरह हो गया। व्हेन ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, सारे पार्टनर दिवालिया घोषित हो गए। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है कि उनके पास इतनी भी एसेट्स नहीं है कि अपनी लायबिलिटी की पेमेंट कर सके। मेरे पास सब कुछ मिलाकर जो एसेट है वो 5 लाख की है, लायबिलिटी 10 लाख की है, तो मैं कैसे पे करूंगा? मैं इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया घोषित हो गया। जैसे विजय माल्या साहब फरार हो गए यहाँ से, ठीक है, नीरव मोदी जी फरार हो गए। ओके, तो when the partners और all the partners except one become insolvent, सब इंसॉल्वेंट हो जाए या एक को छोड़ के सारे हो जाए? एक अकेला क्या ही कर लेगा? एक अकेला तो पार्टनरशिप नहीं चला सकता। पब्लिक नोटिस देकर जनता को कि भाई हम बंद कर रहे हैं। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, बट ये जो 2 पॉइंट है ना, 4th और 5th, ये पेपर में ना बहुत पूछा जाता है, 12th और सीयूईटी दोनों के लिए वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट के 4 पॉइंट है। कोई ऐसा इवेंट हैपन हो जाए, जैसे एक्सपायरी ऑफ द टर्म, आपने जब पार्टनरशिप को चालू किया था तो 10 साल के लिए चालू किया था, ठीक है, कि एक हाईवे बनाना है, एक एयरपोर्ट बनाना है, ठीक है, एक गांव बसाना है, उसके लिए आपने एक प्रोजेक्ट चालू किया 2 लोग मिलकर, तो ये
टर्म खत्म हो गए, 10 साल पूरे हो गए तो बिजनेस को बंद कर दो। या फिर आप कंप्लीशन ऑफ ए वेंचर, या फिर क्लास कोई वेंचर आपने सोचा कि हम दोनों मिलकर एक हाईवे बनाते हैं, ठीक है, वो वेंचर आपका वेंचर पूरा हो गया, या तो समय पूरा हो जाए या वो वेंचर पूरा हो जाए, काम पूरा हो जाए, या किसी की डेथ हो जाए, कोई मेजर पार्टनर था उसकी डेथ हो जाए, या फिर क्लास जो मेजर पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब कोई एक मेन पार्टनर की डेथ हो जाए या वो इंसॉल्वेंट हो जाए। यहाँ पे सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए एक को छोड़ के, यहाँ पे क्लास एजुकेशन पार्टनर जो है जो चला रहा है धंधे को, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो डिसोल्यूशन बाई कोर्ट। कई बार ना कोर्ट आपको ऑर्डर देता है भैया कि बंद कर दो, जैसे जब कोई पार्टनर दिमागी अवस्था से खराब हो जाए, अनसाउंड माइंड हो जाए, दिमागी अवस्था ऐसी नहीं है उस पार्टनर की बिजनेस को चलाया जा सके, तो बंद कर दिया जाएगा। जब एक पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, मतलब कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया उसके साथ, या परमानेंटली इनकैपेबल हो गया कि अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर सकता, जो उसकी ड्यूटी है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, या कुछ गलत काम किया और पकड़े गए, मिसकंडक्ट कुछ किया जिसकी वजह से आपके बिजनेस का नाम खराब होगा, भैया उसने कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट बोलेगा अपने बिजनेस को आप बंद कर दो। जब क्लास आप कंटिन्यू अग्रीमेंट तोड़ते हो, ब्रीच मतलब होता है तोड़ना कॉन्ट्रैक्ट को, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपने उसको भी तोड़ दिया, पूरा नहीं किया, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लिया उसको भी तोड़ दिया, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट लिया उसको भी तोड़ दिया, कोर्ट बोलेगा भाई बस कर, तो बंद कर दे। या फिर कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन फॉर्म जस्टिफाइड, जब कोर्ट को लगता है भैया डिसोल्यूशन फॉर्म जो है वो जस्टिफाइड है कि यार और भी कोई रीजन कोर्ट को लगता है, तो कोर्ट उस रीजन से बिजनेस को बंद करने का आदेश दे सकता है। और जब आपको पता है कि आप कंटिन्यूअस लॉसेस में जा रहे हो, आपको पता है कि आपका बिजनेस ऐसा है कि करोगे तो लॉस ही होगा, तो कोर्ट कहती है भैया इस बिजनेस को तो बंद ही कर दो, ये सब काम एनजीओ चला लेंगे, तुम बंद कर दो, तुम करोगे तो लॉस ही होगा। इन सभी कारण के चलते बिजनेस को बंद किया जाता है। आपको क्वेश्चन में ना ये पॉइंट दे देगा और बोलेगा बताओ ये कौन सा वे ऑफ डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन बाई कोर्ट है, हैपनिंग ऑफ इवेंट है, कंपल्सरी है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है, ये क्या है, राइट। अब सबसे बड़ा सवाल बताओ आपके मन में क्या आएगा कि यार अब बिजनेस को बंद करना है। मान लेते हैं आप और मैं पार्टनर, हम एक पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि भैया अब इस बिजनेस को बंद करना है, चाहे रीजन कुछ भी हो, अब इसको बंद करना है। तो जब आप किसी भी बिजनेस को बंद करोगे तो सबसे पहली चीज क्या होगी, आप एक एक करके सारी की सारी एसेट को बेचोगे। ध्यान समझना, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, डेटर से पैसा रिकवर करोगे, सब कुछ कि भाई कहां कहां से पैसे जुटा ले जाए, एक एक चीज जो है अपनी बेच दोगे। जब आप एसेट्स को सोल्ड करोगे तो उससे क्या होगा, कैश का इनफ्लो होगा। उस कैश के इनफ्लो से आपके कुछ कर्जे भी होंगे, लायबिलिटीज भी होंगे, आप उनको पेड करोगे, तो कैश क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। अगर मान लो कि आउटफ्लो कम है, ठीक है, आउट कम है और इन ज्यादा है, तो पैसा बच गया, तो पार्टनर क्या करेंगे, अपने घर पैसे ले जाएंगे, ठीक है, पार्टनर्स टुक, ठीक है, पार्टनर्स पैसे को ले जाएंगे, जो भी बैलेंस अमाउंट है पार्टनर अपने घर ले जाएंगे। मान लो आपने एसेट बेच दिया, वो हो गया 1 करोड़ का, कर्जा सिर्फ 70 लाख का है, 30 लाख रुपए पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। लेकिन अगर आउट ज्यादा है, इन कम है, तो पार्टनर्स घर से भी पैसे लेके आएंगे, क्योंकि इस केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो पार्टनर घर से पैसे लेकर आएंगे। तो बेसिकली यही काम होता है जब भी हम बिजनेस को बंद करते हैं, तो एक कॉमन चीज यही दिमाग में आती है कि एक एक करके सारी की सारी एसेट्स को बेचेंगे, उससे पैसा आएगा, और एक एक करके सारी लायबिलिटी की हम पेमेंट करते चलेंगे। पैसा बचा तो भैया घर ले जाएंगे, अगर कम पड़ता है तो घर से लेकर आ जाएंगे। यही इसका पूरे चैप्टर का बेस है। अब सर अगर मान लो घर से पैसे ले आए और तब भी पूर्ति नहीं हो पाई, घर से भी पैसे लाए तब भी लायबिलिटी की पेमेंट नहीं हो पाई, कर्जा इतना ज्यादा था, तो भैया उस सिचुएशन में आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे। और इंसॉल्वेंसी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, वो आप ग्रेजुएशन में जाकर पढ़ोगे। तो अभी तो ये समझ लो, घर पे भंडार रखा हुआ पैसे का, जो भी कर्जा बचेगा वो घर से ले आएंगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं कि घर पे कम है या ज्यादा है, ठीक है। तो पर्सनल एसेट को बेच के पेमेंट किया जाएगा। अच्छा, अब एक एक करके सारे एसेट्स को बेचोगे और लायबिलिटी की पेमेंट करोगे। इस चीज को करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, वो है रियलाइजेशन अकाउंट। और अभी मैं आपको ना इसी के ऊपर काम करवाऊंगा नेक्स्ट 20 मिनट्स। ध्यान से समझना, अगर तुम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना सीख गए, मेरा स्टेटमेंट नोट कर लो, अगर तुम रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख गए तो ये चैप्टर तुम सीख गए, नंबर कहीं नहीं कट सकते। रीवैल्यूएशन अभी तक बनाते आ रहे थे, जहां एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को रीवैल्यू किया जाएगा, दोबारा वैल्यूएशन की जाएगी, एसेट्स कितना बढ़ा कितना घटा, लायबिलिटी कितना बढ़ा कितना घटा। आप एसेट को बेच नहीं रहे थे,
ठीक है। लेकिन रियलाइजेशन में डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर आप एसेट्स को बेचोगे, इसीलिए इसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे सारे एसेट्स को इन रियल बेचा जाएगा और उससे पैसा आएगा तो लायबिलिटी की पेमेंट की जाएगी। बाकी सब में सिर्फ रीवैल्यू कर रहे थे, ये डिफरेंस है रीवैल्यूएशन और रियलाइजेशन का, ठीक है। तो ये बेसिक बात ध्यान रखना। कंटेंट की बात करें तो हम जो जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में कुछ कुछ मेन चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला यही है रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग सीखेंगे इसके अंदर। देन हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर हम पढ़ेंगे एक बैंक अकाउंट, कैश बोलो या बैंक बोलो, ये बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखना इस पूरे चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। जब आप सारी एसेट्स सारी लायबिलिटी को बेच रहे हो, लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो, तो तुम्हारे पास बचा क्या? कुछ भी नहीं, तो बैलेंस शीट क्यों बनाओगे? इसीलिए हम लोग बैंक अकाउंट बनाते हैं जो टैली होता है, जो बराबर होता है। पैसे का एक एक हिसाब आपको बैंक अकाउंट दिख जाएगा, कितना पैसा आया इस पूरे के पूरे काम से, डिसोल्यूशन से, और कितना पैसा गया, वो सब यहाँ दिख जाएगा, बिल्कुल बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक सेपरेट छोटा सा 4 लाइन का अकाउंट बनाते हैं, मैक्सिमम 4 लाइन का अकाउंट है पार्टनर्स लोन अकाउंट। किसी पार्टनर ने अगर कोई बिजनेस को लोन दे रखा है या बिजनेस से लोन ले रखा है तो एक उसका अकाउंट भी हम लोग बनाते हैं। आमतौर पे पार्टनर बिजनेस को लोन देता है और अब बिजनेस बंद हो गया तो पार्टनर बोलेगा भाई मैंने जो लोन दिया था मुझे वो तो दे ही दो, तो वो उसके लिए एक लोन अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। ये हो गया। देन फिर हम लोग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कुछ ट्रीटमेंट है वो पढ़ेंगे, लाइक ट्रीटमेंट ऑफ WCR, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट, सेपरेट पॉइंट लिख रहा हूँ। रियलाइजेशन एक्सपेंस की ट्रीटमेंट, ठीक है, WCR हो गया, रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये दो चीज़ें जो मेन ट्रीटमेंट हमें देखना है। और उसके बाद हमें पढ़ना है इसके अंदर जर्नल एंट्रीज, ठीक है, जर्नल एंट्री। ये अगर आपका ये बन गया पहला वाला पॉइंट तो ये सारे अपने आप बन जाएंगे। फिर जर्नल एंट्रीज, आपको एंट्री सीखनी है। और देन मैं एक दो क्वेश्चन छोटा छोटा करा दूंगा, मेमोरेंडम, ठीक है, याद दिलाना मुझे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट के मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा। पेपर में आता नहीं है, CBSE में बहुत कम आता है, लेकिन हाँ आपके CUET में आ सकता है। और क्या पता CBSE भी पूछ ले कोई क्वेश्चन, तो मैं छोड़ के नहीं जाना चाहता। आसान सा टॉपिक है, 5 मिनट का टॉपिक है, कराने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, तुम्हें भी कर लेना चाहिए। ये हमारा पूरा का पूरा कंटेंट है। तो आओ सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को सीखते हैं अच्छे से, ध्यान से। ये रियलाइजेशन अकाउंट है, फॉर्मेट कैसे आया, कैसे बनाया, खुद बनाकर अच्छे सीखते हैं। देखो यार, ये रही तुम्हारी बैलेंस शीट। कोई भी बिजनेस अगर बंद होता है ना तो ये उस बिजनेस की बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है पार्टनर्स का कैपिटल, फिर आएगा जनरल रिजर्व P&L या WCR। ध्यान रखना मैंने IFR नहीं लिखा है, मैं भूला नहीं हूं, मैंने जान के नहीं लिखा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहाँ पार्टनर का खुद का लोन, लाइक ABC पार्टनर है तो A का लोन, B का लोन, C का लोन, ये पार्टनर के खुद का लोन है। अब जो जो चीज रह गई जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, जैसे तुम्हारे दिमाग में आ रहा है IFR, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, बैंक लोन, वाइफ लोन, रिलेटिव लोन, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो सब कुछ कहाँ आ गया? अदर लायबिलिटीज के अंदर। तो तुम्हें ये तीन पॉइंट ध्यान रखना है, कैपिटल, जनरल रिजर्व, P&L, WCR, सेल्फ लोन ऑफ पार्टनर्स और ये अदर लायबिलिटी। तो जो इनको छोड़कर बाकी सारी चीजें हैं वो आ गई अदर लायबिलिटीज के अंदर, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा और कॉपी में लिख लिख के खुद को समझाना, खुद को पढ़ाना कि देख भाई ऐसे 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 ऐसे, इमेजिन करना कि तुम किसी को पढ़ा रहे हो या तुम खुद को पढ़ा रहे हो, ठीक है, वो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। फिर इसके अलावा इधर कैश या बैंक का बैलेंस आ सकता है, कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस या दोनों भी आ सकता है। P&L का डेबिट बैलेंस, लॉस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है। इनको छोड़कर तुम्हारे दिमाग में जो बाकी कुछ भी आ रहा है, जैसे तुम्हारे दिमाग में गुडविल आ रहा होगा, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, स्टॉक, डेटर्स, जो भी आ रहा है वो सब कुछ किसके अंदर आ गया? अदर एसेट के अंदर। चाहे प्रीपेड एक्सपेंस ही क्यों ना हो, जो भी चीज है वो अदर एसेट के अंदर आ गया। यानी कि मुझे बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट याद है, कैश, बैंक, P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इनको छोड़कर बाकी सब अदर एसेट्स, ठीक है। अब ये कैपिटल है, GR, P&L, WCR, सेल्फ लोन ऑफ पार्टनर्स, और इनको छोड़कर बाकी चीजें क्या आ गई? अदर लायबिलिटी। आमतौर पर यहाँ भी पार्टनर का सेल्फ लोन आ सकता है, वो अलग आएगा, बट खैर वो आता नहीं है तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा चीज़ों को, सिंप्लीफाई करूंगा। कोई पॉइंट जो आएगा ना किसी क्वेश्चन में तो समझा दूंगा, डोंट वरी।
तो अब ये बैलेंस शीट है, तुम्हें रियलाइजेशन का फॉर्मेट बनाना है, मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना दिया है, और साथ में कैपिटल अकाउंट जो बहुत कम पूछा जाता है उसका फॉर्मेट बनाना है, साथ में कैश और बैंक अकाउंट का फॉर्मेट ही बनाना है जो बहुत कम पूछा जाता है। मेन है रियलाइजेशन अकाउंट, वो सीखना चाहिए, इसलिए मैं उसको यहाँ पे तो बना ही दिया है मैंने, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार खुद ही बना के दिखाऊंगा बनता कैसे है। देखो, तुम्हारा सबसे पहला काम लिख लो, स्टेप 1, ध्यान सुनो सारे बच्चे, तुम्हारा सबसे पहला काम है बैलेंस शीट को खाली करना। ठीक है, तो पहला काम क्या है, बैलेंस शीट को खाली करना या बैलेंस शीट के हर एक आइटम को कहीं ना कहीं भेजना। यहां से चैप्टर की मेन शुरुआत हो रही है, अभी तक तो तुमने कहानी पढ़ी है। ठीक है, तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या है, बैलेंस शीट खाली करना, या यानी कि बैलेंस शीट के हर एक आइटम को कहीं ना कहीं भेजना है, बैलेंसेस को कैंसिल करना है। तो सबसे पहले कैपिटल, मैं मिटा देता हूं इसको, तो कैपिटल कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाई बैलेंस पीडी। तो ये हो गया यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बन गया बाई बैलेंस पीडी। ठीक है, हटिए चलो, जनरल रिजर्व, पीएनएल, डब्ल्यूसीआर, ये तीनों चीजें बढ़ जाएंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाई जनरल रिजर्व, ठीक है, बाई डब्ल्यूसीआर, बाई पीएनएल। देख रहे हो मैं सब चीज कट कर रहा हूँ, ये तीनों चीजें पार्टनर्स में क्या हो गई, बढ़ गई। इनमें इस चैप्टर की अच्छी बात क्या है, इसमें कोई ओल्ड रेशियो नहीं है, कोई न्यू रेशियो नहीं है, कोई गेनिंग रेशियो नहीं है, कोई सैक्रिफाइसिंग नहीं है, सब एक ही रेशियो है, उसी रेशियो में इसको आपने बांट देना है। ठीक है, अब क्या, सेल्फ लोन ऑफ पार्टनर, तो एक लोन का अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, समझ गए। अब आप सबको एक बात तो पता ही होगी कि जो भी चीज बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड है वो सबका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो इसीलिए आपने देखा होगा हमेशा क्रेडिट साइड से शुरू होगा, बाई बैलेंस बीडी, बाई रिजर्व, बाई पीएनएल, बाई क्रेडिट साइड से ही शुरू होगा, क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ पे भी पार्टनर खुद का लोन है तो बाई बैलेंस बीडी। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो जो लायबिलिटी साइड है यहाँ पे सबका ओपनिंग बैलेंस बाई साइड आएगा, जहां भी आएगा। कैपिटल में बांटने वाला आइटम भी कैपिटल में, पार्टनर का लोन पार्टनर के लोन में, उसका ओपनिंग बैलेंस हो गया। जैसे कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है वैसे ही लोन का ओपनिंग बैलेंस है। अदर लायबिलिटीज यहाँ पे आएगा नाम से बाई सन्ड्री लायबिलिटीज। तो तुम्हें जब भी क्वेश्चन की शुरुआत करोगे सबसे पहला काम है कि बैलेंस शीट के हर एक आइटम को कहीं ना कहीं भेज देना है। वो सन्ड्री, क्रेडिटर, सन्ड्री, डेटर, ये सब वर्ड आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी क्लास 11th में। तो सन्ड्री का मतलब क्या होता है, कभी सोचा आपने? सन्ड्री मतलब होता है जब हम काफी सारे क्रेडिटर्स को मिलाकर इकट्ठा बुलाते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स या सन्ड्री डेटर्स बुला देते हैं। तो कई सारी लायबिलिटीज हैं इसके अंदर, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, वाइफ लोन है, सबको मिला के मैंने एक नाम दे दिया, क्या, सन्ड्री लायबिलिटीज। कैश, आपने कैश अकाउंट बना रखा है, उसको ओपनिंग बैलेंस, अब ये एसेट साइड का डेबिट बैलेंस होता है, देखो यार, टू बैलेंस बीडी, वहां पे क्रेडिट बैलेंस था बाई बैलेंस बीडी, यहाँ डेबिट बैलेंस है टू बैलेंस बीडी। ठीक है, यहाँ लिख देना आपने। पीएनएल का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वो भी यहाँ पे आएगा, देखो पीएनएल का डेबिट बैलेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, समझ गए। तो देखो कैश का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी और पीएनएल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो पार्टनर से बढ़ जाता है, आपको पता है। अदर एसेट को आप यहाँ लिख दोगे टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ कि क्या आपको बैलेंस शीट खाली करना आ गया? क्या आप बैलेंस शीट के हर एक आइटम को, जो ज्यादातर आइटम आ सकती है वो सब कुछ लिख दिया मैंने, यानी ये मैक्सिमम है। पेपर में इसका आधा 1 या 2 पॉइंट होता है बस, मैंने सारे लिखवा दिए। तो आपको पहले बात बैलेंस शीट सबसे पहले खाली कर देनी, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आगे चल के। बैलेंस शीट खाली कर दो, हर एक आइटम कहीं ना कहीं भेज दो। तो अब हमारी बैलेंस शीट यहाँ से खत्म हो गई। ठीक है, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं बचा, हमारी बैलेंस शीट यहाँ पे खाली हो गई। अब जो रूल है वो तुम्हें याद रखना है, असेट जब भी बिकेगा, बोलो मुंह खोल के मेरे साथ साथ, एसेट्स जब भी बिकेगा रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड आएगा, या पैसे जब भी आएंगे वो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड आएगा। ध्यान रखना, असेट जब भी बिकेगा, असेट जब भी बिकेगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। एसेट्स रियलाइज, ध्यान रखना, एसेट्स रियलाइज। लैंड बेचो, बिल्डिंग बेचो, कंप्यूटर बेचो, स्टॉक बेचो, फर्नीचर बेचो, डेटर से पैसा आया, हवा से पैसा आया, पैसे पड़े पा गए, पैसे की बारिश हो गई है, मुझे मतलब नहीं है, पैसा आएगा तो बाई कैश या बैंक यहाँ पे लिख देना है। सर 1 लाख की एसेट थी, 50,000 का बेच दिया, बाई बैंक 50,000। सर 5 करोड़ की एसेट थी, 1 रुपए में बेच दिया, बाई बैंक 1 रुपए। सर 2 लाख की एसेट थी, 20 लाख का बेच दिया, बाई बैंक 20 लाख। मुझे मतलब नहीं वो था कितने का, पहली बात मुझे सिर्फ इतना दिखना है कि भैया आया कितना।
था कितने का हम ऑलरेडी यहां लिख चुके हैं, सन्ड्री एसेट्स। उसको बेच के पैसा कितना आया वो हम लिख देंगे बाई कैश या बाई बैंक। ऑब्वियसली अब बिजनेस को बंद कर रहे हो, एक एक करके सारी एसेट्स को बेचोगे, बाई कैश या बैंक, असेट रियलाइज। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है पार्टनर बोलेगा अरे यार ये लैपटॉप तो बहुत अच्छा है, इसको मैं अपने घर ले जाता हूं, इसको नहीं बेचेंगे, बिल्कुल हो सकता है। और पार्टनर तो मालिक है, वो थोड़ी पैसे देगा। अगर सर वो पैसे दे दे तो बाई बैंक, और पैसे ना दे तो बाई कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका नाम लिख देंगे, फिर उसे खाते में से काटेंगे ना कैपिटल में से, ऐसे थोड़ी कोई भी उठा के कुछ भी ले जाएगा। एसेट्स टेकन ओवर, तो एसेट्स यहाँ पे पार्टनर ले गया है, ठीक है। बाई कैश या बैंक, एसेट को बेचा तो यहाँ आएगा, और अगर पार्टनर ले जाएगा तो यहाँ आएगा। दो ही बातें हो सकती हैं, क्या कोई तीसरा काम हो सकता है? या तो एसेट बिकेगा या तो उसको पार्टनर ले जाएंगे, उधार तो देंगे नहीं एसेट को। भैया एक बात बताओ, धंधा बंद करते वक्त कोई उधार बेचता है किसी को? कुछ नहीं। तो बाई बैंक असेट रियलाइज, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट असेट्स टेकन ओवर। अच्छा एक कंप्यूटर था जो हमने लिखा ही नहीं था, अनरिकॉर्ड है, उसको बेच दिया 5,000 में, बाई बैंक 5,000। सिर्फ इतना आप समझ लो, कैश इनफ्लो, पैसा जब भी आएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आप लिख दोगे। पैसा जब भी आएगा रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड, बाई कैश या बैंक असेट रियलाइज्ड, और बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट्स टेकन ओवर, ये पार्टनर लिया। लायबिलिटी की जब भी पेमेंट होगी ना, टू बैंक या कैश, ध्यान रखना, लायबिलिटीज पेड, आप जब भी, चाहे वो लायबिलिटी यहाँ पे हो चाहे ना हो, चाहे 10 रुपए की चीज को 50 रुपए पे किया हो या 50 रुपए की चीज को 10 रुपए पे किया हो, मतलब है पे कितना किया है, पे कितना किया। क्रेडिटर्स की पेमेंट करी, बैंक लोन की पेमेंट करी, वाइफ लोन की पेमेंट करी, या फिर आपने कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की पेमेंट, कोई भी पेमेंट है टू साइड। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, कोई पार्टनर ये कह सकता है कि भाई इस लायबिलिटी की पेमेंट मैं करूंगा, ठीक है, मेरे वाइफ के लोन की पेमेंट मैं खुद करूंगा, कह सकता है पार्टनर। तो उस सिचुएशन में पार्टनर का नाम दो ही होंगे, ध्यान रखना, इनके अलावा कोई भी नाम नहीं होगा। लायबिलिटीज पेड बाई पार्टनर, ये पेड बाई फर्म है और ये पार्टनर खुद पे कर रहा है, तो हमें पार्टनर पर्सनली पे कर रहा है इसका मतलब, तो यहाँ पे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। एसेट को पार्टनर लेगा, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी को पार्टनर पे करेगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी कैश का आउटफ्लो होगा, ध्यान रखना, जब भी कैश का इनफ्लो होगा रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड, जब भी कैश का आउटफ्लो होगा तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड आपको दिखाना है। पैसा आएगा क्रेडिट, पैसा जाएगा डेबिट, बस इतनी बात दिमाग में सेट कर लो। पैसा आएगा क्रेडिट, पैसा जाएगा डेबिट, पार्टनर के नाम से है तो पार्टनर का नाम, नहीं तो कैश या बैंक का नाम, बस इतना ही और कुछ नहीं है, राइट। लेकिन अब यहां पे हमारा क्वेश्चन तो खत्म हो गया, सारी के सारे एसेट्स को आपने बेच दिया, सारी लायबिलिटी की पेमेंट खत्म कर दी, अब हम देख लेंगे घाटा फायदा कितना है। लेकिन जब ये काम सारे हो जाए, सारे आप पॉइंट्स को पढ़ लो, तो एक बार पॉज करना, लंबी गहरी सांस लेना, फिर डिसाइड करना ऐसी कोई एसेट रह तो नहीं गई है जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा। जैसे यहाँ पे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, स्टॉक, डेटर, सारी एसेट्स है, कोई ऐसी एसेट तो नहीं है जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ कहा ही नहीं है। तो अगर ऐसी कोई एसेट है जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा कि वो कितने का बिका, कितने का नहीं बिका, तो उसकी पेमेंट आप अपने आप मान लो उतने का ही बिक गया जितने की बुक वैल्यू है, बाय बैंक करके यहाँ पे दिखा देना। फिर लायबिलिटी भी चेक करना, ऐसी कोई आउटसाइड लायबिलिटी तो नहीं है इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा। लाइक यहाँ पे हो सकता है क्रेडिटर हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है, वाइफ का लोन हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है, एडवांस इनकम हो सकती है, एडवांस इनकम, कोई भी लायबिलिटी जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, टू बैंक करके उसको अपने आप पेमेंट कर देना। मतलब आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लो तो चेक कर लेना कोई पॉइंट पे क्वेश्चन भूल तो नहीं गया कुछ लिखना उसके बारे में, नहीं लिखा, एसेट है तो बाय बैंक करके बेच दो, लायबिलिटी है टू बैंक करके उसकी पेमेंट कर दो, छुट्टी। बस आप ये ध्यान रखना। अच्छा लेकिन जो एसेट्स है वो सिर्फ टेंजिबल एसेट ही लेना, मैं नोट लिखवाता हूँ अभी आपको, इसको जोड़ोगे ये सारा घटाओगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज और आता है, मतलब है वही कैश या बैंक के नाम से आ जाता है, टू बैंक या कैश, रियलाइजेशन एक्सपेंस है ना, ये किसके लिए आता है बेसिकली, रियलाइजेशन एक्सपेंस। भैया एक मुझे बात बताओ, सारी की सारी एसेट्स को बेचना, सारी की सारी लायबिलिटी की पेमेंट करना, ये हवा में नहीं हो जाएगा। इसको करने के लिए किसी इंसान को पैसे देने पड़ेंगे जो कि सारे के सारे एसेट को बिकवाएगा आपके, इतना आसान नहीं होता चीज़ों को बिकवा देना। आपका फ़ोन है, आप अपने फ़ोन को बेच के दिखाओ, देखो कितनी मेहनत लगेगी, तो किसी इंसान को पैसे दिए जाते हैं कि भाई तू सारी की सारी एसेट्स को बिकवा दे और
सारी लायबिलिटी की पेमेंट कर दे, तो उसके पीछे जो खर्चा किया गया उसकी सैलरी जो दी गई, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, इसे डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी कहा जाता है। फिर ये जोड़ोगे, ये घटाओगे, इधर जो बैलेंस बचेगा वो किस नाम से आएगा, टू रियलाइजेशन गेन। टू रियलाइजेशन गेन, क्योंकि कभी कभी होता है ना रोज का काम नहीं, इसलिए प्रॉफिट की जगह गेन लिखो। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और बी, एक ही रेशियो उसमें बांट देना है। अगर ये साइड बड़ी है तो इधर आएगा बाई रियलाइजेशन लॉस। ठीक है, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और बी। ठीक है, तो इधर आ गया तो लॉस हो गया, इधर आ गया तो गेन हो गया। यही है फॉर्मेट पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट का। मैंने लिख के तो दे दिया आपको, लेकिन अच्छे से समझा भी दिया। बस इतनी सी बात है, पहले सारी की सारी लायबिलिटी को यहाँ उतार दो, सारी की सारी एसेट्स को यहाँ उतार दो। एसेट्स की किक करके बाई बैंक पेमेंट करो, पार्टनर लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटी की टू बैंक करके पेमेंट कर दो, पार्टनर लायबिलिटी पे करेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर चेक कर लेना कोई एसेट रह गई तो उसको भी बेच दो उतने रुपए की जितने की उसमें लिखी हुई है बैलेंस शीट में। कोई लायबिलिटी रह गई तो आप उसकी उतनी ही पेमेंट कर दो जितनी बुक्स में लिखी गई है। दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। ये हो गया पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट। देखो मैं तुम्हें फॉर्मेट दिखाता भी हूँ, ये रहा देखो रियलाइजेशन अकाउंट आपका पूरा। बाई सन्ड्री लायबिलिटी ट्रांसफर किया, टू सन्ड्री से ट्रांसफर हो गया। बाई बैंक एसेट बेचा, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट को पार्टनर ने ले लिया, ये आपका लॉस हो गया। फिर ठीक है, यहाँ पे टू बैंक लायबिलिटी पेड, टू बैंक एक्सपेंसेस पेड, कोई भी खर्चा हो वो टू बैंक के नाम से, अगर लायबिलिटी हो एक्सपेंस हो, जो भी कैश आउट जो भी पैसा जा रहा है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी पेड बाई पार्टनर। और यहाँ जो आ गया वो आ गया गेन। अब ये जो गेन है, ध्यान समझना, ये जो गेन है वो पार्टनर में गया है तो इसको पार्टनर में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और ये जो बैंक है इसको बैंक में ट्रांसफर करेंगे। ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसको पार्टनर में ट्रांसफर करेंगे। ये बैंक को बैंक में ट्रांसफर करेंगे। ये वाला बैंक है इसको बैंक में ट्रांसफर करेंगे। ये पार्टनर्स कैपिटल लिखा है तो पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे, और ये भी पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे। बहुत सिंपल है, जैसे आपने बनाया था ना रीवैल्यूएशन, फिर उसका गेन और लॉस पार्टनर में डाला, वही है। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाई रियलाइजेशन गेन टू रियलाइजेशन लॉस। ठीक है, कोई भी लायबिलिटी पार्टनर पे करता है तो आपने यहाँ क्या लिखा है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन में क्या लिखा, टू पार्टनर, तो पार्टनर में क्या लिखोगे, बाई रियलाइजेशन। बस खत्म, सारी चीज देखो भर गई यहाँ पे। अच्छा एक चीज और, आपने रियलाइजेशन लिखा है बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे, टू लेजर पोस्टिंग एसेट टेकन ओवर। देखो सारी चीजें कट गई, और नेगेटिव बैलेंस है तो यहाँ टू बैलेंस भी लिखते हैं। कैपिटल का अगर नेगेटिव बैलेंस है, यानी ये कैपिटल का ऐसा बैलेंस है जो एसेट साइड दिखेगा, और ये कैपिटल का वो बैलेंस है जो लायबिलिटी साइड। तो ये बहुत कम आता है, लेकिन सीख लो, आता ही नहीं, आता रियलाइजेशन ही है, और वो हो गया हमारा। सब कुछ करने के बाद कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो इधर बचता है तो टू कैश है बैंक, यानी कि पार्टनर पैसे विड्रॉ करेगा। इधर बचता है तो बाई कैश है बैंक, पार्टनर घर से पैसे लेके आएगा। ध्यान समझना, आपने एडमिशन पढ़ा हुआ है, एडमिशन में तीनों का टू बैलेंस सीडी आता है, रिटायरमेंट में दो का सीडी आता है, तीसरे का लोन आता है, डेथ में दो का सीडी आता है, तीसरे का एग्जीक्यूटर लोन आता है। लेकिन डिसोल्यूशन के अंदर हम जो भी बैलेंस बचेगा, अगर इधर बचा तो पार्टनर क्या करेगा, ज्यादा पैसे आगे अपने घर ले जाएगा। लेकिन अगर बाई साइड कैश या बैंक है तो पार्टनर लेके आएगा। आपको एडमिशन चैप्टर याद होगा, एडमिशन में भी नया पार्टनर कैपिटल लाता है तो बाई कैश है बैंक लिखते थे। जब भी लाएगा तो बाई कैश है बैंक, ले जाएगा तो टू कैश है बैंक। अब फिर ये जो कैश और बैंक है वो कैश अकाउंट में चला जाएगा। कैसे, देखो ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। अब आपने देखो ये अकाउंट बना रखा है, असेट बिका है तो बाई बैंक, तो रियलाइजेशन में बाई बैंक, तो बैंक में क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन। देखो टू रियलाइजेशन असेट सोल्ड, यहाँ आएगा बाई रियलाइजेशन लायबिलिटी पेड, खत्म। अब देखो यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल में क्या लिखा है, टू कैश, तो कैश में क्या लिखोगे, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स की कैपिटल में लिखा है बाई कैश, तो कैश में क्या लिखोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इतना करने के बाद ना ये दोनों साइड इक्वल आएगा, यहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा, ये दोनों क्या है, इक्वल है, खत्म। अच्छा एक चीज और है, जैसे आपने पार्टनर का लोन बनाया कि पार्टनर ने मरने से पहले मान लो 1 लाख का लोन दिया था, या जो भी लोन दिया था, अब उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है तो उसके अपने आप पेमेंट कर दो, टू बैंक, खत्म। उतने का पेमेंट कर दो आप, बस बात खत्म। जितने का लिखा है उतने का पेमेंट आप कर दो। अब पार्टनर के सेल्फ लोन में लिखा है टू बैंक, तो बैंक में क्या लिख दोगे, बाई पार्टनर सेल्फ लोन, और ये दोनों साइड बिल्कुल बराबर आएगा। मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा भी करके। तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, लोन अकाउंट। मेन जो है वो रियलाइजेशन है जो आता है, बस सबसे इंपॉर्टेंट। और लोन भी सिखाऊंगा आगे चल के, सब कुछ सिखाऊंगा, बट फिलहाल के लिए ये रियलाइजेशन अकाउंट है जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
तो सबसे पहले बैलेंस शीट को खाली करो, हर एक आइटम को भेजो, रियलाइजेशन में सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री लायबिलिटी, लायबिलिटी की सारी पेमेंट यहाँ होगी, एसेट्स को हम लोग यहाँ बेचेंगे। इतनी सी बात आपको समझ के चलनी है। इसके बाद लास्ट में यहाँ गेन आएगा, यहाँ लॉस आएगा। लेकिन आपको चेक करना है एक बार, कोई एसेट रह तो नहीं गया। देखो पॉइंट वही लिखा है, दीज लायबिलिटी मस्ट बी पेड विद देयर बुक वैल्यू इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट देयर पेमेंट। ध्यान समझना, देखो ये कुछ ऐसी लायबिलिटीज हैं जिनकी पेमेंट हमें करनी है अगर क्वेश्चन साइलेंट है। तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा ना, मान लो क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, इनके बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, तो भी इनकी अपने आप पेमेंट करनी है। वो कौन कौन सी लिस्ट आपको याद करना पड़ेगा। वैसे सारी की सारी जो है वो आउटसाइड लायबिलिटी है, बाहर वालों को पेमेंट दी जाती है। ठीक है, ये बाहर वालों को पैसा दिया जाता है। ठीक है, जैसे क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक लोन, वाइफ लोन या कोई भी रिलेटिव लोन हो। पार्टनर का खुद का लोन छोड़ दिया जाए ना, बाकी सब पार्टनर्स के आउटसाइडर है। वाइफ का लोन, हस्बैंड का लोन, वो सब आउटसाइडर है, ध्यान रखना। तो ये प्लीज ये लिस्ट आप याद कर लेना, हो सके तो कॉपी में कमेंट बॉक्स में एक बार लिख लो ताकि आपको याद रहे। ये सारी की सारी लायबिलिटीज हैं जिनकी पेमेंट आपको अपने आप करनी है अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो क्वेश्चन में अगर इनके बारे में कुछ नहीं कहा तो जितने का ये है ना उतने की पेमेंट टू बैंक करके कर देना। ये बात आप क्लास प्लीज लिख लो, फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाओगे तो बहुत काम आएगा। इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो सिर्फ रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे और कुछ नहीं, उनकी पेमेंट भी नहीं होती, वो सिर्फ ट्रांसफर होंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो, प्रोविजन फॉर बैलेंस डाउटफुल डेट हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, या फिर क्लास और वो सिर्फ रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ रिलाइजेशन अकाउंट में क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। गुडविल तो इस चैप्टर में बेचा जाता है, तो गुडविल भी ट्रांसफर होता है रिलाइजेशन अकाउंट के अंदर और बेचा जाता है। एक्चुअली क्या है ना कि गुडविल भी बेचेंगे, जब बिजनेस बेच रहे हो सब कुछ बेचेंगे तो गुडविल को भी बेच देते हैं, तो गुडविल नहीं बढ़ता इस चैप्टर में, ना ही IFR बढ़ता है। ओके, अब सुनो, टेंजिबल एसेट मस्ट बी रियलाइज विद देयर बुक वैल्यू। अगर आप क्वेश्चन को खत्म करोगे ना, जब आप क्वेश्चन खत्म करोगे तो यहाँ पे मान लो कोई टेंजिबल एसेट रह गई, ध्यान रखना टेंजिबल, ओनली एंड ओनली टेंजिबल। ओके, लाइक यहाँ पे बिल्डिंग है, मशीनरी है, डेटर है, कोई भी टेंजिबल एसेट यहाँ पे है, क्वेश्चन ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा कि वो कितने का बिका, तो बाय बैंक करके उतने रुपए हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे बात खत्म। ठीक है, लेकिन टेंजिबल, इंटेंजिबल्स का मत लेना। हाँ, अगर गुडविल है और क्वेश्चन खुद कह रहा है गुडविल बिका है तो हम लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा गुडविल के बारे में, साइलेंट है, तो भैया हम मानेंगे वो नहीं बिका, वो हम मानेंगे जीरो, उसको हम रियलाइज नहीं करेंगे, इंटेंजिबल्स को, टेंजिबल्स को करेंगे। ठीक है, इग्नोर करना है रिलेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल कौन कौन होते हैं पता है ना क्लास आपको, कौन कौन से लिख लें, जिनको नहीं पता, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, ये सब बेसिकली क्या होते हैं, इंटेंजिबल्स। तो इनको अगर ये है, इनके बारे में कुछ नहीं बोला है तो इग्नोर करना। बिल्डिंग मशीन के बारे में कुछ नहीं बोला तो उतने का बेच देना जितने का है वो बुक में, जितने की बैलेंस शीट में। इनके बारे में कुछ नहीं बोला तो इग्नोर करो। तो ये बातें आप ध्यान रखना, ये बेसिकली आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर दिया। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो आपको मैंने अच्छे से सिखा दिया, आगे चल के मैं इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रियलाइजेशन अकाउंट का स्ट्रॉन्ग हो गया। ओके, ये हो गया यहाँ पे दी एंड। अगली क्लास में मैं तुमको रिलेशन अकाउंट बना के दिखाऊंगा, तब मजा आएगा। लेकिन उससे पहले जो बेस है ना, ये कॉन्सेप्ट है, कुछ टीचर्स डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं, क्वेश्चन 1 ऐसे बनाओ, कंफ्यूजन बनी रहेगी हमेशा। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा बेस स्ट्रॉन्ग कराऊंगा, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, और इस उड़ान बैच में हम पूरे क्लास 12th का सिलेबस A to Z खत्म करेंगे यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करना। बताना मुझे अभी तक जो समझाया वो कैसा लगा, समझ आया कि नहीं, मुझे बताना। कोई डाउट हो तो पूछना। और डेफिनेटली हम लोग कल क्वेश्चन जब बनाएंगे ना, मज़ा आएगा। एक क्वेश्चन देखो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे जैसे कंटेंट लिखा है वैसे वैसे खत्म करेंगे चैप्टर को। ठीक है, तो पढ़ के आना यहाँ तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।